अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने जो अपनी डिस्कशन एंड की थी, हमने डिटेल में बर्नौलीज़ थ्योरम को एक्सप्लेन किया था। अभी उसी की कंटिन्यूएशन है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम बात करेंगे जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं बर्नौलीज़ थ्योरम की, उस पे। तो अब सिर्फ एक पाइप फ्लो ही नहीं है जिस पे बर्नौली इक्वेशन को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो जो अभी तक हम कंसीडर करते हैं, इसके अलावा मतलब इसकी बहुत ब्रॉडर एप्लीकेशन है बर्नौली इक्वेशन को। आपको मैंने असाइनमेंट भी दी थी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो आई होप सो कि सब लोगों ने अगर असाइनमेंट की है तो उन्हें समझ आ गई होगी कि बर्नौली इक्वेशंस की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो सिर्फ पाइप फ्लो तक लिमिटेड नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी बर्नौली इक्वेशंस की कुछ एप्लीकेशन which is related to its application to flow measurement from tanks। and एक तो विद इन पाइप्स दो फिनोमेना होता है, एक विद इन पाइप्स और एक इन ओपन चैनल, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को। हम पहले ये तीन डिटेल में डिस्कस करेंगे, वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर और पिटेट ट्यूब को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं वेंचुरी मीटर से। अच्छा, अब जो let's first look at the practical application, and that is the venturi meter. This is how venturi meter looks alike। ये जो एक फिगर आपके सामने बनी हुई है, ये वेंचुरी मीटर की फिगर है, ठीक है। अब इसमें ये इनलेट पाइप है, ठीक है, जहाँ से जो फ्लूइड है वो एंटर, ठीक है। अच्छा, अब वेंचुरी मीटर बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ अ कन्वर्जिंग सेक्शन। ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज द पोर्शन ऑफ वेंचुरी मीटर, ठीक है। ये पीछे एक इनलेट पाइप है और ये आगे डिलीवरी पाइप है, ठीक। इनलेट पाइप से वाटर एंटर हो रहा है, डिलीवरी पाइप से आगे डिलीवर होके, ठीक है। उसके इन बिटवीन हमने वेंचुरी मीटर डिवाइस इंस्टॉल की हुई, ठीक है। अब जो वेंचुरी मीटर है इट कंसिस्ट ऑफ अ कन्वर्जिंग सेक्शन। देखो ये एक सेक्शन, सबसे पहला सेक्शन जो है ये दिस वन, एक कन्वर्जिंग सेक्शन है, कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जिंग सेक्शन के बाद एक पोर्शन आता है थोड़ा सा जो यूनिफॉर्म पोर्शन है, जिसको कहते हैं थ्रॉट, ठीक है। इस तरह ये, दिस इज कन्वर्जिंग सेक्शन, देन थ्रॉट एंड देन डाइवर्जिंग सेक्शन। ये कन्वर्जिंग सेक्शन, ये थ्रॉट है, ठीक है। और इसके बाद आते हैं आपका डाइवर्जिंग सेक्शन। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जो वेंचुरी मीटर के जो कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले आपका जो कन्वर्जिंग सेक्शन, दिस वन, ठीक है। इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट कोन, ठीक है। जो कन्वर्जिंग सेक्शन है उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट कोन। अब ये जो पोर्शन होता है वेंचुरी मीटर का, ये टेपर्ड होता है, टेपर्ड यूनिफॉर्मली टेपर्ड। टेपर्ड मतलब जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कांस्टेंट नहीं है। अब ये एक पाइप है, ठीक है, ये थ्रू आउट सेम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, ठीक है। तो ये जो पाइप है ये है इसको हम कहते हैं बेसिकली होमोजीनियस क्रॉस सेक्शन है इसका थ्रू आउट। टेपर्ड क्रॉस सेक्शन पाइप जो होता है, जिस तरह ये वेंचुरी मीटर के केस में है, या तो कन्वर्जिंग हो सकता है या डाइवर्जिंग हो सकता है, ठीक है। अगर इस तरह करके लाइक दिस वन, कि यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप का ज़्यादा है और यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, तो ये कन्वर्जिंग सेक्शन है, इसको कन्वर्जेंट कोन कहेंगे। और अगर पाइप यूं करके कि यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है और बाद में जाके उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया, तो इसको हम कहेंगे डाइवर्जिंग सेक्शन या डाइवर्जेंट कोन, ठीक है। तो जो आपकी ये कन्वर्जेंट कोन होती है वेंचुरी मीटर की, ये टेपर्ड होती है। टेपर्ड मीन जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम नहीं होता, ठीक है। और ये यूनिफॉर्मली टेपर्ड होती है, ये नहीं है कि इसमें सडन क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है चेंज हो गया, यूनिफॉर्मली चेंज होता है, ठीक है। तो दिस पोर्शन इज टेपर्ड यूनिफॉर्मली।
और जो एंगल होता है कन्वर्जेंस का, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है कन्वर्जेंस एंगल, ठीक है, ये होता है 21 डिग्री प्लस माइनस टू, टॉलरेंस होती है प्लस माइनस टू की। तो 19 से 23 डिग्री, 21 माइनस टू मीन 19 डिग्री एंड 21 प्लस टू मीन 23 डिग्री। तो एंगल ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है कन्वर्जिंग सेक्शन का, जो कन्वर्जेंट कोण का, वो होता है 19 से 23 डिग्री के इन बिटवीन। अच्छा, अब जब फ्लूइड जो है वो पास करता है इस कन्वर्जिंग सेक्शन में से, ठीक है, तो द वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। क्यों? क्योंकि एरिया जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। जहाँ एरिया ज़्यादा वहाँ वेलोसिटी कम, जहाँ एरिया कम वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा। अब देखो ये यूनिफॉर्मली टेपर्ड सेक्शन और यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या हो गया, कम। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया तो मतलब इसकी वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा हो। सो वेलोसिटी जो फ्लो की है वो इंक्रीज करती है जब वो कन्वर्जिंग सेक्शन से गुजरता है फ्लूइड। ठीक है, एक बात ये याद रखनी है। और एरिया जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। मतलब एरिया बढ़ा वेलोसिटी कम हुई, एरिया बढ़ा प्रेशर बढ़ गया। तो कन्वर्जिंग सेक्शन पे जो वेलोसिटी फ्लो की होती है वो इंक्रीज करती है, ठीक है, और प्रेशर डिक्रीज करता है। ठीक है, और कन्वर्जेंट कोण जो होता है, यानी ये जो कन्वर्जेंट सेक्शन होता है वेंचुरी मीटर का, इसको इनलेट ऑफ वेंचुरी मीटर कहते हैं। ठीक है, कि वेंचुरी मीटर की इनलेट इसको कहा जाता है, क्योंकि वेंचुरी मीटर ओवरऑल जो है वो 3 कंपोनेंट्स से मिलकर बना है, कन्वर्जिंग सेक्शन, थ्रोट एंड देन डाइवर्जिंग सेक्शन। दिस इज द इनलेट ऑफ द वेंचुरी मीटर। और जो स्लोप है इस कन्वर्जिंग सेक्शन की, जो स्लोप गिवन है, ठीक है, वो होती है 1/4 से 1/5। ठीक है, 1/4 से 1/5। 1/4 का क्या मतलब है कि अगर आप वन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की आपने 1 यूनिट, तो वर्टिकल मूवमेंट जो है वो कितनी यूनिट होगी, 4 यूनिट होगी। मतलब अगर मैं ये ग्राफ यहाँ पे 1 अगर आप मूव किए हो एक्स एक्सिस की तरफ, तो 4 यूनिट्स मूव करोगे वाई एक्सिस की तरफ, तो ये जो स्लोप आएगी ये होगी 1/4। ठीक है, ये 1 है और ये 4। ठीक है, तो जो कन्वर्जिंग सेक्शन होता है, जो कन्वर्जेंट कोण होती है, उसकी जो स्लोप होती है वो 1/4 टू 1/5 तक होती है। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट है वेंचुरी मीटर का, वो कौन सा है? सेकंड कंपोनेंट वेंचुरी मीटर का थ्रोट। अब जो थ्रोट है ये सिलेंड्रिकल सेक्शन होता है जिसका मिनिमम डायामीटर होता है। वेंचुरी मीटर में सबसे मिनिमम डायामीटर जो होता है वो होता है थ्रोट। सी, तो सबसे मिनिमम डायमीटर थ्रोट का होता है। आप के जो वेंचुरी मीटर और सिलेंड्रिकल सेक्शन होता है, और जो थ्रोट का डाया होता है, थ्रोट पोर्शन का जो डाया है वो वेरी है फ्रॉम 1/4 टू 1/2, यानी 0.25 टू 0.5 विद रिस्पेक्ट टू इनलेट डाया। यानी कि ये जो इनलेट है यानी कन्वर्जेंट कोन का जो डाया है, ठीक है, उसका जो इनलेट डाया है उसका 0.25 से 0.5 होता है। मतलब अगर इनलेट डाया 6 मिलीमीटर है तो ये तकरीबन जो है 2 से 3 मिलीमीटर तक थ्रोट का डाया बनता है। ठीक है, और जो थ्रोट की इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि जो थ्रोट की लेंथ होती है वेंचुरी मीटर में, तो वो इक्वल होती है उसके डायमीटर के। यानी जितना डायामीटर होगा ना थ्रोट का उतनी उसकी लेंथ होगी। अगर 3 मिलीमीटर डाया है थ्रोट का तो लेंथ भी 3 मिलीमीटर होगी। ठीक है, मतलब ये 3 मिलीमीटर उसका डाया तो उसकी लेंथ भी जो होगी ना वो 3 मिलीमीटर की होगी। लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूँ। ठीक है, अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वेंचुरी मीटर का वो है डाइवर्जिंग सेक्शन, डाइवर्जेंट कोण कहते हैं इसको। ठीक, ये आपका कन्वर्जेंट कोण, फिर ये आती है आपकी ये पोर्शन थ्रोट, और फिर डाइवर्जेंट कोण यानी डाइवर्जिंग सेक्शन। अब जो डाइवर्जिंग सेक्शन है ना, इसका जो एंगल ऑफ डाइवर्जन होता है वो 5 से 15 डिग्री होता है। ठीक है, ये जो एंगल है यूं करके डाइवर्ज हो रहा है ना, ये, तो इसका जो एंगल है वो 5 टू
15 डिग्री टेपर्ड एंगल जो होता है, ये भी टेपर्ड शेप की होती है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं होता, टेपर्ड होता है। तो इसका जो टेपर्ड एंगल है डाइवर्जेंट कोन का, वो 5 से 15 डिग्री तक वेरी है। अच्छा, इसके बाद जो टेपर्ड एंगल होता है वो कन्वर्जिंग कोन में जो टेपर्ड एंगल होता है उससे लेस होता है डाइवर्जेंट कोन। ठीक है, जो टेपर्ड एंगल ऑफ डाइवर्जेंट कोन इज लेस एज कंपेयर टू कन्वर्जेंट सेक्शन। उसका रीजन क्या है, मतलब जो आपका यहाँ पे टेपर्ड एंगल दिया जाता है कन्वर्जिंग सेक्शन में वो लेस होता है, सॉरी वो ज़्यादा होता है, डाइवर्जेंट कोन में जो टेपर्ड एंगल होता है वो कम होता है। उसका रीज़न ये होता है फ्लो सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए। फ्लो सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे जो डाइवर्जेंट कोन का एंगल टेपर्ड एंगल दिया जाता है वो कम दिया जाता है। अब फ्लो सेपरेशन बेसिकली क्या करता है, फ्लो यहाँ से जब थ्रोट से फ्लूइड निकलेगा तो वो सेपरेट होगा। तो फ्लो सेपरेशन जो है वो फ्रिक्शनल ड्रैग को इंक्रीज करती है। ठीक है, वो पड़ी हुई है ना फ्रिक्शनल ड्रैग क्या होती है, इसको भी डिस्कस किया हुआ हमने। ठीक है, और जो आपका कन्वर्जेंट कोन है उसमें क्यों टेपर्ड एंगल ज्यादा रखा जाता है, इसमें क्यों कम रखा जाता है डाइवर्जेंट कोन में, मैंने बता दिया फ्रिक्शनल ड्रैग को कम करने के लिए, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। ठीक है, इसलिए डाइवर्जेंट कोन का जो टेपर्ड एंगल है वो कम रखा जाता है। लेकिन कन्वर्जेंट कोन में टेपर्ड एंगल क्यों ज्यादा रखा जाता है, टू अवॉइड वीना कॉन्ट्रैक्टा। ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज वीना कॉन्ट्रैक्टा। अभी जस्ट इतना बता दूं, वीना कॉन्ट्रैक्टा को अवॉइड करने के लिए इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, वीना कॉन्ट्रैक्टा वहां पे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो कन्वर्जेंट कोन का जो आपका एंगल है, टेपर्ड एंगल है, वो इसलिए ज़्यादा रखा जाता है वीना कॉन्ट्रैक्टा को अवॉइड करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा डाइवर्जेंट, जिस तरह कन्वर्जेंट कोन को इनलेट ऑफ वेंचुरी मीटर कहा जाता है, इस तरह डाइवर्जेंट कोन है उसको आउटलेट ऑफ वेंचुरी मीटर कहा जाता है। ठीक है, कन्वर्जेंट कोन इज इनलेट and divergent cone is outlet of the venturi meter. Divergent cone or divergent section. और जो डाइवर्जेंट कोन की लेंथ होती है वो 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा रखी जाती है कन्वर्जेंट कोन से। अब यहाँ पे देखो कन्वर्जेंट कोन की ये लेंथ है, ये जो एरो है, ये यहाँ से ये इनलेट पाइप है और ये आगे डिलीवरी पाइप है, ये बीच में ये जो इंस्टॉल्ड है ये वेंचुरी मीटर है। अब वेंचुरी मीटर की देखो कन्वर्जेंट कोन की लेंथ यहाँ से यहाँ तक है और डाइवर्जेंट कोन की लेंथ यहाँ से यहाँ तक। सो जो डाइवर्जेंट कोन है वो 3 to 4 टाइम्स कन्वर्जेंट कोन से उसकी लेंथ ज़्यादा रखी जाती है। अगर 1 मीटर कन्वर्जेंट लेट्स सपोज 1 मीटर है कन्वर्जेंट कोन की लेंथ, तो 3 to 4 मीटर होगी डाइवर्जेंट कोन की लेंथ। ठीक है, अब क्यों रखी जाती है डाइवर्जेंट कोन की जो लेंथ है सफिशिएंटली लॉन्गर की होती है, फ्रिक्शनल लॉसेस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा टू अवॉइड द टेंडेंसी ऑफ ब्रेकिंग अवे द स्ट्रीम ऑफ लिक्विड। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ लिक्विड को ब्रेक करने से प्रिवेंट करने के लिए, दैट्स वाई जो लेंथ ऑफ, और इसके अलावा फ्रिक्शनल लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए जो लेंथ है डाइवर्जेंट कोन की वो 3 to 4 टाइम्स लॉन्गर होती है कन्वर्जेंट कोन से। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स से 3 वेंचुरी मीटर के कौन कौन से। अब दोबारा मैं वापस आता हूँ, ये कंपोनेंट्स बताना जरूरी थे। कन्वर्जिंग सेक्शन और कन्वर्जेंट कोन, देन थ्रोट एंड डाइवर्जेंट कोन। ठीक है, ये आपका वेंचुरी मीटर है, ये आपका जो है वो इनलेट पाइप है, ये डिलीवरी पाइप है, ये वेंचुरी मीटर इंस्टॉल्ड है ये। ठीक है, ये आपकी कन्वर्जिंग कोन है, दिस इज थ्रोट, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है थ्रोट, और ये आपका डाइवर्जेंट कोन, डाइवर्जिंग सेक्शन। ठीक, ये वेंचुरी मीटर इंस्टॉल है। अच्छा, अब ये यूज क्यों होता है वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर बेसिकली डिस्चार्ज को मेजर करता है, डिस्चार्ज और फ्लो रेट। ठीक है, वेंचुरी मीटर की बेसिकली क्या एप्लीकेशन, क्या क्यों यूज होता है, टू मेजर डिस्चार्ज और फ्लो रेट। ठीक है, फ्लो रेट और डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए पाइप का, ये याद रखना है, पाइप नॉट ओपन चैनल। ठीक है, वेंचुरी मीटर इज यूज्ड टू मेजर डिस्चार्ज इन अ पाइप, ओपन चैनल का नहीं, पाइप का। ठीक है, ये मैंने आपको कंपोनेंट्स बता दिए, इनलेट पाइप, देन कन्वर्जेंट पार्ट है या कन्वर्जेंट कोन, देन थ्रोट दिस वन, एंड देन डाइवर्जेंट पार्ट, एंड देन डिलीवरी पाइप। ठीक है, तो जो आपका मीटर है वो ये है यहाँ से यहाँ, जिसमें कन्वर्जेंट पार्ट, थ्रोट एंड डाइवर्जेंट पार्ट आ रहा है।
ठीक है, तीनों की मैंने स्पेसिफिकेशन बता दी। अच्छा, अब ठीक है, वेंचुरी इज ओनली दिस मच, ये जो सर्कल बनाया हमने। अच्छा चलो, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं वेंचुरी मीटर की। डिस्चार्ज तो मेजर करता है वो पाइप का, अब इसकी थोड़ी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे हम बेसिकली इंटरेस्टेड हैं टू फाइंड डिस्चार्ज थ्रू दिस इंटायर apparatus। ठीक है, जो डिस्चार्ज गुजरा है वो मेजर करने के लिए हम यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिकली यूज करते हैं वेंचुरी मीटर को। ये पाइप है, इसमें से डिस्चार्ज निकालना है, तो हमने ये वेंचुरी मीटर इंस्टॉल किया। ठीक है, तो बेसिकली वी यूज दिस apparatus टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज थ्रू अ पाइप। बार बार बता रहा हूँ, टू कैलकुलेट फ्लो रेट और डिस्चार्ज थ्रू अ पाइप। ठीक है, अब कैलकुलेशन के लिए हम दो सेक्शंस लेते हैं। ठीक है, कोई दो सेक्शंस ले लेते हैं। एक सेक्शन हमने लिया ये इनलेट पाइप पे, ये एक सेक्शन लिया ये, यानी इनलेट पाइप ले लिया एक, और दूसरा सेक्शन जो हमने लिया वो लिया थ्रोट। ठीक है, दिस वन। ठीक है, कैलकुलेशंस के लिए हमने दो सेक्शन ले लिए, एक सेक्शन लिया इनलेट पाइप और दूसरा सेक्शन लिया थ्रोट। ठीक है, ये 1 और 2 बना हुआ, दिस वन और ये सेकेंड वन। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक सेक्शन मैंने लिया ये और एक सेक्शन ये थ्रोट पे ले लिया। तो ये सेक्शन 1 हो गया, तो ये सेक्शन 2। अच्छा, अब हमने जो दो सेक्शन लिए उन पे हमने एक यू ट्यूब या डिफरेंशियल मैनोमीटर, ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर और यू ट्यूब व्हाट आर देयर पर्पसेस। तो हमने क्या किया, हमने मैनोमीटर अटैच कर दिया, इट में भी यूट्यूब और डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो ये हमने मैनोमीटर इंस्टॉल कर दिया ये इनलेट पाइप पे, क्योंकि एक सेक्शन मैंने इनलेट पाइप पे लिया हुआ था और दूसरा सेक्शन मैंने थ्रोट पे लिया था। तो इधर मैंने मैनोमीटर जो है वो अटैच कर। लेट्स से कि जो डिफरेंस है दो कॉलम हाइट्स का वो एच है। ठीक है, ये एच जो है वो क्या है, कॉलम हाइट्स। कॉलम हाइट भी बता चुका हूँ ना, कॉलम हाइट क्या होता है, जो राइज ऑफ लिक्विड होता है। अब ये राइज ऑफ लिक्विड यहाँ पे यहाँ तक है और यहाँ पे इस पॉइंट तक है, तो इन दोनों पॉइंट्स का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, तो दो कॉलम हाइट्स का डिफरेंस वो लेट्स से वो क्या है, एच, स्मॉल एच। ठीक है, अब ये जो स्मॉल एच अगर फाइंड करना हो, दिस स्मॉल एच ये निकालना हो, तो उसका फार्मूला क्या होगा। तो ये स्मॉल एच निकालने का जो फार्मूला है वो ये याद रखना, दिस स्मॉल एच। ठीक है, it is equal to what is small h, it is the difference between two column heights, it is equal to x into g of h divided by g of p minus 1। अब इसमें x क्या है, x इज रीडिंग ऑफ मैनोमीटर। जो मैनोमीटर की रीडिंग होगी ना यहाँ पे, वो रीडिंग ऑफ मैनोमीटर h, इट इज द रीडिंग ऑफ मैनोमीटर। एंड व्हाट इज gh, ये gh क्या है, ये gh जो है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवियर लिक्विड है, इस केस में मरकरी होगा। एंड g यहाँ पे gp लिख दूँ, यहाँ g नॉट लिख, g नॉट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड विच इज फ्लोइंग इनसाइड द पाइप। इस पाइप में जो अगर वाटर है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर होगा, अगर कोई और फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये जो h निकालेंगे हम, उसका फॉर्मूला है x मल्टीप्लाई gh divided by g naught minus 1। gh is specific gravity of heavy liquid, g naught is the specific gravity of liquid which is flowing inside the pipe। अच्छा, अब एंड x is the reading of manometer। इससे हम ये बेसिकली जो फॉर्मूला है, दिस इज फॉर डिफरेंशियल मैनोमीटर, formula is for differential manometer, this formula is for differential manometer। ठीक, ये डिफरेंशियल मैनोमीटर का फॉर्मूला। अब क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं बर्नौली थ्योरम की, तो पहली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो वेंचुरी मीटर है। तो अब हम अप्लाई करते हैं बर्नौली जो है ना, इन दिस टू सेक्शन हम बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। कौन से दो सेक्शन हमने लिए थे, एक लिया था इनलेट पाइप पे, ठीक है, और दूसरा सेक्शन मैंने लिया था थ्रोट पे। तो इन दो सेक्शंस पे हम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करते हैं, पाइप इनलेट पे और थ्रोट पे। इसके लिए मैं एक नई स्लाइड खोल लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे
अब बर्नौली इक्वेशन अगर याद हो तो बर्नौली इक्वेशन क्या थी, सम ऑफ ऑल द हेड्स, ठीक है, टोटल हेड कौन कौन सा था, प्रेशर हेड, एलिवेशन हेड, वेलोसिटी आर किनेटिक हेड, ठीक है, और एलिवेशन हेड को डेटम हेड भी कहते हैं। सो सेक्शन 1 पे बर्नौली, सेक्शन 2 पे बर्नौली इक्वेशन लगाने लगा हूँ। सेक्शन 1 क्या था आपका, इनलेट पाइप, और सेक्शन 2 क्या थी, थ्रोट। तो बर्नौली इक्वेशन जो है वो क्या होगी, P1 डिवाइडेड बाय रो जी प्लस, ये सेक्शन 1 के लिए इंडेक्स में 1 आएगा, V1 square divided by 2g, this is velocity or kinetic head, and this is pressure head, plus Z1 और H1 और Y1 जो भी लो आप कंसिडर करो। ये क्या है, दिस इज एलिवेशन हेड और डेटम हेड। फॉर सेक्शन 1 इज इक्वल टू, टोटल जो हेड है वो कांस्टेंट रहता है ना, P2 बाय रो जी प्लस, ये सेक्शन 2 क्या था, थ्रोट, और सेक्शन 1 क्या था, पाइप इनलेट, जिसपे मैं बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 2g प्लस Z2, ठीक है, ये मैंने बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर। अच्छा, अब आपका जो सेक्शन 1 है उसका अगर एरिया निकालना हो, यानी कि आपका जो सेक्शन 1 था वो क्या था, ये पोर्शन, दिस पोर्शन इनलेट, ठीक है, ये इनलेट ये वाला। अब इधर मैंने निकालना है एरिया, तो एरिया मैं निकाल सकता हूँ, A1 इज इक्वल टू, अगर डायमीटर पता हो, पाई D1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, पाई R स्क्वायर होता है ना, तो R की जगह D/2 पुट किया तो ये आ गया दिस। तो जो इनलेट पाइप है उसका एरिया अगर निकालना हो तो सिंपल मैं यूज करूंगा A1 इज इक्वल टू पाई D1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और अगर थ्रोट का एरिया निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, पाई D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये तो मसला ही नहीं, सिर्फ डायमीटर पाइप का हम मेजर कर लें तो उससे हम एरिया निकाल सकते हैं। अच्छा, एक ये चीज ये मैं मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट, अब एज्यूम करो जो डेटम है वो बिलो द पाइप कहीं भी है, मतलब आपका जो ये फिगर है, मैंने एज्यूम ये किया कि ये, चलो ये लाइन जो एज्यूम कर लो ये डेटम लाइन, ठीक है, तो क्योंकि सेंटर तक होता है डिस्टेंस, जो आपका डेटम से डिस्टेंस होता है, एलिवेशन हेड जो होता है वो सेंटर ऑफ दैट अपरेटस होता है। तो ये सेंटर अगर मैं लाइन बनाता हूँ तो ये सेंटर लाइन लेट्स सपोज, तो जो सेक्शन 1 है उसका डेटम से जो हेड है, एलिवेशन हेड, वो हो जाएगा Z1, और थ्रोट का यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा Z2। यहाँ पे नोट करो कि दोनों की हाइट सेम है, थ्रोट और इनलेट पाइप, इसकी हाइट सेम है, यानी एलिवेशन हेड सेम है, यानी Z1 इज इक्वल टू Z2, ठीक है। वेंचुरी मीटर जो है वो सेंटर जो है अगर उसका मैं निकालूं, सेंटर तक होता है एलिवेशन हेड, तो एलिवेशन हेड जो इनलेट पाइप का है वो Z1 यानी जो हाइट है, और Z2 क्या है, थ्रोट का एलिवेशन हेड, क्योंकि सेंटर लाइन जो है वो सेम है, तो एलिवेशन डेटम भी सेम है, हॉरिजॉन्टल है, तो Z1 इज इक्वल टू Z2, जो यहाँ पे एलिवेशन हेड है वही एलिवेशन हेड इस पोर्शन। सो ये चीज़ याद रखना कि एलिवेशन हेड क्या है इस केस में, वेंचुरी मीटर के हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर है इस केस में, क्योंकि ये वेंचुरी मीटर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, इंक्लाइंड नहीं है। इंक्लाइंड होता तो तब आपका वेरी करता, लेट्स सपोज ये इंक्लाइंड होता वेंचुरी मीटर, तब ये यहाँ से यहाँ तक होता, ये इस साइड पर, तब एलिवेशन वेरी करता, क्योंकि वेंचुरी मीटर हॉरिजॉन्टल है, तो इस वजह से Z1 इज इक्वल टू Z2। अच्छा आ गया। अच्छा, अब एक चीज तो समझ आ गई कि Z1 इज इक्वल टू Z2, इसका मतलब ये चीज में एलिमिनेट कर दे, ठीक है, तो यहां से मैंने Z1 और Z2 को खत्म कर दिया। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये था Z1 इज इक्वल टू Z2। आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने ये जो आपका प्रेशर हेड है उसको एक साइड पे कर दिया, वेलोसिटी हेड को एक साइड पे कर दिया। सो जब इसको मैं इस साइड पे लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा P1 डिवाइडेड बाय रो जी माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो जी, और इसको उस साइड पे लेके जाऊंगा
तो ये हो जाएगा v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। इधर ही पोजीशन शिफ्ट कर दी मैंने, तो ये बन गया p2 डिवाइडेड बाई रो जी, और ये हो गया v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। यहाँ पे दोनों में 1 बाय रो जी कॉमन है, ठीक है। या इसको इस चीज़ को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, जो p1 प्लस p2 डिवाइडेड बाय रो जी, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, p1 प्लस p2 माइनस होगा, सॉरी इस साइड पे है ना, p1 माइनस p2 डिवाइडेड बाय रो, विच इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओवरऑल रो इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। मैंने क्या कर दिया, पोजीशन शिफ्ट कर दी, इक्वेशन की एक साइड पे ले आया जो प्रेशर हेड है और वेलोसिटी हेड को दूसरी साइड पे रखा। अब ये जो चीज़ है दिस वन, ये ठीक है, दिस इज प्रेशर हेड डिफरेंस, ठीक है, प्रेशर हेड का डिफरेंस है ना, P1 डिवाइड बाय रो जी माइनस P2 डिवाइड बाय, दिस इज प्रेशर हेड डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। जो आपका सेक्शन 1 था, ये इसमें और इसमें प्रेशर हेड का डिफरेंस जो है वो क्या है, वो जो भी मैंने लिखा। अच्छा, अब दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय हाइट, ठीक है, दिस प्रेशर हेड डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय हाइट, ये है ना, दिस इज आल्सो द प्रेशर हेड डिफरेंस। ये जो h है ये क्या है, हाइट ऑफ कॉलम का डिफरेंस है, विच इज प्रेशर हेड, दिस इज आल्सो प्रेशर हेड डिफरेंस, सो आई कैन रिप्लेस इट विद h। तो इसकी जगह मैं h लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय हाइट, इट इज द प्रेशर हेड डिफरेंस। वो वही चीज़ थी ना प्रेशर हेड डिफरेंस, वहाँ पे जब मैनोमीटर लगाया और यहाँ पे मैनोमीटर लगाया, हाइट ऑफ कॉलम यहाँ तक है, इसकी यहाँ तक है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस था इन दोनों की हाइट का, ये यहाँ से यहाँ पे ये स्मॉलेस्ट था, दिस इज आल्सो प्रेशर हेड डिफरेंस, जो मैनोमीटर लगाया, तो इसको मैंने क्या लिख दिया h, इस चीज़ को h, ठीक है। और इसके अलावा h निकालने का एक फार्मूला मैंने भी बताया था, ठीक है, वो क्या था, h इज इक्वल टू x इंटू जी ऑफ h डिवाइडेड बाई जी ऑफ नॉट माइनस 1, उससे भी निकाल सकते हैं h, जो फार्मूला मैंने लिखा, वेयर x क्या थी, मैनोमीटर की रीडिंग थी, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेशो -1, उससे भी h निकाल सकते हैं, जो मैंने पहले भी फार्मूला लिखा था। अच्छा, तो मेरे पास ये h हो गया, तो h किसके इक्वल हो गया, h v2 स्क्वायर, मतलब मेरे पास ये फॉर्म बन गई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। मेरे पास जो फाइनल फॉर्म बनी वो अभी ये बन गया, h इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। एक h इधर से निकलेगा और एक h का फार्मूला जो मैंने पहले बताया, h इज इक्वल टू x इंटू जी ऑफ h माइनस जी ऑफ नॉट माइनस 1। अच्छा, यहाँ तक मेरे पास जो है वो आ गया क्या, प्रेशर हेड डिफरेंस किसके इक्वल है, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब क्योंकि वेंचुरी मीटर पे हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या क्या मतलब कि किसी भी सेक्शन पे जो फ्लो रेट है वो इक्वल होता है, मतलब फ्लो रेट इज कांस्टेंट थ्रू आउट, ठीक। तो वेंचुरी मीटर क्या कहती है, A1 कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, ठीक है। ये फाइनल होगी, इसको मैं साइड पे लिखने लगा हूँ, ये इक्वेशन जो है फाइनल होगी, इसको मैं इधर साइड पे लिखने लगा, ये आगे मैं यूज करूँगा, या बल्कि ऊपर टॉप पे लिखता हूँ, वहाँ से कॉन्टिन्यूशन करूँगा। h इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन मुझे क्या कहती है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कहती है कि इनलेट पाइप पे जो फ्लो रेट है वो इक्वल होगा जो कि थ्रोट पे फ्लो रेट है उसके, यानी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कहती है। तो यहाँ से मैं कोई भी एक वैल्यू निकाल लेता हूँ, या V1 निकालूँ या V2 निकालूँ, मेरी मर्जी है, कोई भी एक निकाल सकता हूँ, ठीक है, और उसको फिर इधर में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ।
तो लेट्स सपोज मैं V1 निकाल ले, तो आप V2 भी निकाल सकते हो, तो V2 उधर रिप्लेस कर दो। V1 निकालूं अगर, V1 क्या है, A2 V2 डिवाइडेड बाय A1। ठीक है, यहाँ से जब मैंने निकाला तो ये आ गया। अब ये जो है ये वैल्यू मैंने यहाँ से इस इक्वेशन में पुट कर दी। मेरे पास ये क्या बच गया, बन गया H इज इक्वल टू V2 स्क्वेयर माइनस A2 V2 डिवाइडेड बाय A1 होल स्क्वेयर। V1 की जगह मैंने ये वैल्यू पुट किया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो क्या बन जाता है, A2 स्क्वेयर V2 स्क्वेयर डिवाइड बाय A1 स्क्वेयर। यहाँ पे मैं ओपन करके लिख देता हूँ इसी जगह पे, ये क्या बन गया, A2 स्क्वेयर V2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वेयर। ठीक है, अब जो V2 स्क्वेयर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो V2 स्क्वेयर में कॉमन ले सकता हूँ। मैंने जब V2 स्क्वेयर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 माइनस A2 स्क्वेयर डिवाइड बाय A1 स्क्वेयर। यहाँ पे इस साइड पे ये बच जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ही V2 कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे। तो जब मैंने V2 कॉमन लिया, जब आप सॉल्व कर रहे होगे आपको जब अलग अलग करोगे समझ आ जाएगी। यहाँ पे कॉमन लिया तो बच जाएगा 1 माइनस A2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय A1, या बल्कि होल स्क्वेयर लिख लेते हैं इसको, इंटू ठीक है। तो V2 स्क्वेयर मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास बचा 1 माइनस A2 स्क्वेयर A2 डिवाइड बाय A1 होल स्क्वेयर। ठीक है, दूसरी तरफ ये अगर, या फिर इसको इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अलग भी लिख सकता हूँ, या इस तरह लिख दो A2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वेयर। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, A1 स्क्वेयर ऊपर कॉमन आ सकता है। जब यहाँ A1 का स्क्वेयर कॉमन लोगे तो यहाँ पे ये से मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा A1 स्क्वेयर माइनस A2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वेयर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले लूँ, इसी जगह मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो इधर मैंने जब कॉमन लेना है मेरे पास क्या बचेगा, A2 स्क्वेयर A1 स्क्वेयर माइनस A2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वेयर, क्योंकि मैंने A1 स्क्वेयर कॉमन ले लिया, मेरे पास ये बच गया। अच्छा, अब मेरे पास जो h है वो इसके इक्वल है, इसको मजीद सॉल्व किया तो h आ गया V2 स्क्वेयर इंटू A1 स्क्वेयर माइनस A2 स्क्वेयर डिवाइड बाय A1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2g। ठीक, अब यहाँ पे वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड वैल्यू ऑफ V2। ठीक है, अब h निकालना है, ये g की वैल्यू है 9.81, A1 में निकाल लूंगा, A2 ठीक है वो किसके इक्वल है, पाई डी। अब V2 मेरे मेरे लिए जो मसला है, A2 किससे निकल आएगा, पाई D2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक है, V2 कहाँ से लाऊंगा, बाकी सारे पैरामीटर्स तो हैं, H निकालने के लिए V2 चाहिए मुझे। अब V2 कैसे निकालना, अब V2 जो है वो निकालना है। अब A2 मुझे पता है कि किसके इक्वल होता है, अच्छा सबसे पहले ना मैं इसको ऐसा करता हूँ, बाकी क्वेश्चन को साइड पे ले जाता हूँ, क्योंकि मैंने V2 निकालना है। एस तो मैं उस फार्मूले से भी निकाल सकता हूँ ना, वो जो सेकंड फार्मूला था, एच इज इक्वल टू एक्स इंटू जी ऑफ एच डिवाइडेड बाई जी नॉट माइनस वन। एस तो वहाँ से आ सकता है, V2 चाहिए मुझे, तो V2 स्क्वायर मैंने निकालना है, बाकी सारा पैरामीटर मैं उधर ले जाऊँगा। ठीक है, तो V2 एक साइड पे कर लूँगा, यानी अगर मैं V2 को इसी साइड पे रहने दूँ तो ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2GH और ये इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो मैं वो डायरेक्ट वो लिखने लगा हूँ कि जब मैं इसको शिफ्ट करूँगा तो क्या बचेगा मेरे पास, सारा शिफ्ट कर दिया, तो मेरे पास जो बचेगा वो ये बचेगा 2GH। ठीक है, वो उधर चला गया था, इंटू A1 स्क्वेयर, दायरा वो जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, मेरे पास ये बचा। ठीक है, और ये यहाँ पे V2 स्क्वेयर आएगा, एच तो उधर चला गया ना, तो V2 स्क्वेयर इसके इक्वल आ जाएगा। और V2 निकालना है तो V2 कैसे निकलेगा, दोनों साइड पर अंडर रूट अप्लाई कर दो। ठीक है,
तो ये अंडर रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये V2 हो गया। तो इसके साथ अंडर रूट रहेगा, तो इसमें ये चीज़ अंडर रूट से बाहर आ सकती है, ये वाली चीज़ किधर, ये चीज़ अंडर रूट से बाहर आ सकती है, तो मैं अंडर रूट सेपरेट कर देता हूँ, अंडर रूट 2GH अलग हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ जब बाहर आएगी तो इसके साथ स्केयर ख़त्म हो जाएगा अंडर रूट से, और नीचे वाले के साथ अंडर रूट लगेगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, 2GH मल्टीप्लाई बाय A1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट V2, ठीक है। अब V2 आ गया तो डिस्चार्ज, क्योंकि वेंचुरी मीटर यूज होता है डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए, जब मेरे पास H कहाँ से आएगा, H वही फार्मूले से आएगा, H इज इक्वल टू X GH बाय G0 माइनस 1, ठीक है। H उसी फार्मूले से आएगा। अब सारे पैरामीटर आ गए मेरे पास, V2 निकल आएगा, V2 निकल आया तो डिस्चार्ज इजीली आ जाएगा। डिस्चार्ज किसके इक्वल होता है, Q इज इक्वल टू AV, ठीक है। सो यहाँ पे क्योंकि V2 है तो A2 V2 हो जाएगा, बिकॉज डिस्चार्ज इज सेम एट ऑल सेक्शन। सो A2 V2 जो डिस्चार्ज आएगा वहीं A1 V1 पे वाला डिस्चार्ज होगा। तो या तो आप यहाँ पे V1 लेके चलो, V2 लेके चलते तो यहाँ पे हो जाता Q इज इक्वल टू A1 V1, तो वैल्यू सेम ही आनी है, ठीक है। सो डिस्चार्ज अब इजी हो गया हमारे लिए निकालना। तो डिस्चार्ज कैसे आ जाएगा, Q इज इक्वल टू A2 V2, V2 आ गया, A2 कैसे आएगा, A2 आएगा पाई D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हाँ ठीक है, और V2 ये सिंपल कैलकुलेशंस। सो दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट V2, ये न्यूमेरिकल में यूज हो सकता है फार्मूला, ये याद भी होना चाहिए, ठीक। ये फार्मूला है, V2 यहाँ से आ जाएगा और Q इज इक्वल टू A2 V2, ठीक। तो मैंने बताया कि आप वो भी काम कर सकते थे, यहाँ पे आप V2 निकालते, V2 निकालते तो यहाँ सारी कैलकुलेशन V1 के लिए होती, फिर यहाँ पे आप V1 लेते, फिर यहाँ पे A1 V1, तो डिस्चार्ज तो सेम ही आना था, ठीक है। तो अब खैर डिस्चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू A2 V2, सिंपल A2 मल्टीप्लाई V2, V2 ये V2 है, ठीक है। A2 मल्टीप्लाई V2 इससे मल्टीप्लाई करा दो, इसका मतलब ये मैं अगर डायरेक्ट लिखूं डिस्चार्ज को, ये V2 था, मैं इसको अगर मिटा दूं डायरेक्ट ही, अगर इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा A2, तो ये मेरा बन जाएगा डिस्चार्ज, ऐसे ही है ना जी। A2 मल्टीप्लाई V2 था ना, वो वैल्यू ये जो वैल्यू है ये है V2 मल्टीप्लाई बाय A2, मेरे पास क्या आ गया, डिस्चार्ज। सो वेंचुरी मीटर का डिस्चार्ज निकालने का जो फार्मूला है वो है, यहाँ पे अंडर रूट वो गायब हो गया, सॉरी, ये अंडर रूट यहाँ पे आएगा, ठीक है। वो अगर पीछे भी अंडर रूट नहीं है तो वो करेक्ट कर लें, ये अभी मेरे ख्याल से मेरे से रेज हो गए, अंडर रूट लाजमी है, यहाँ पे अंडर रूट आता है कैलकुलेशन में। अच्छा, तो जो वेंचुरी मीटर है फिर जो है उससे डिस्चार्ज मेजर करते हैं, उसका फार्मूला क्या है, अंडर रूट 2GH मल्टीप्लाई बाय A1 मतलब एरिया ऑफ इनलेट मल्टीप्लाई A2 एरिया ऑफ थ्रोट डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब ये एक चीज़ याद रखनी है आपने, दिस इज थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, दिस इज नॉट एक्चुअल डिस्चार्ज। फार्मूला ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का फार्मूला, दिस फार्मूला फॉर थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। एक चीज़ होती है थ्योरेटिकल, एक होती है एक्चुअल। एक्चुअल डिस्चार्ज मीन एक्सपेरिमेंटल डिस्चार्ज, दिस इज थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। जो एक्चुअल डिस्चार्ज होता है उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल डिस्चार्ज या एक्चुअल डिस्चार्ज। एक्चुअल डिस्चार्ज जब भी निकालना है तो एक्चुअल डिस्चार्ज का जो फार्मूला है ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ QTHE, मतलब Q थ्योरेटिकल। Q एक्चुअल का जो फार्मूला होता है, Q एक्चुअल जो निकालते हैं वो निकालते हैं CD मल्टीप्लाई Q थ्योरेटिकल, साथ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि जब थ्योरेटिकल डिस्चार्ज को CD से मल्टीप्लाई कराओगे, CD इज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है, CD इज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। जब थ्योरेटिकल डिस्चार्ज को कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई कराओगे तब एक्चुअल डिस्चार्ज आएगा। सो दिस इज फार्मूला ऑफ थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। एक्चुअल डिस्चार्ज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करवाना है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से, एंड इस कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल ये याद रखना है कि Q एक्चुअल इज इक्वल टू, ये मैं यहाँ पे एक्चुअल निकाल दूँ, इधर एक्चुअल अगर मैंने निकालना है, ये एक्चुअल
मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना है सी डी पे, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई सी डी करवाऊंगा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज तो एक्चुअल आएगा, अगर सी डी नहीं लिखूंगा तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आएगा। सी डी इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। सी डी की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, नॉर्मली जो होती है वो 0.92 से 0.99 तक होती है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज ऑलवेज लेस देन 1, इट्स वैल्यू वेरीज बिटवीन 0.92 से 0.99। This is basically numerical calculations to find out the discharge of Venturi meter. आगे चलते हैं। अच्छा, ये मैंने सारी डिस्कस करती हैं जो लिखी हुई हैं, ये भी डिस्कशन होगी, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं। अच्छा जी, अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरी मीटर से रिलेटेड, वेंचुरी मीटर से रिलेटेड। अच्छा जी, डेटा ये है कि एक हॉरिजॉन्टल वेंचुरी, अच्छा वेंचुरी मीटर हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, इंक्लाइंड भी हो सकते हैं। इंक्लाइंड वेंचुरी मीटर का केस थोड़ा सा अलग है, तो हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल को डिस्कस किया, इंक्लाइंड हम नहीं कर रहे डिस्कस, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर का ये केस है, इंक्लाइंड में Z1 इज नॉट इक्वल टू Z2। अब ये न्यूमेरिकल है, वो ये कहता है कि एक हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर है, वेंचुरी मीटर हॉरिजॉन्टल है, जो भी हमने केस पढ़ा, विद इनलेट एंड थ्रोट डायामीटर। इनलेट डाया कितना है 30 सेंटीमीटर और थ्रोट डाया कितना है 15 सेंटीमीटर। तो इनलेट D1 हो गया, अभी दो हमने सेक्शन लिए थे ना, इनलेट और थ्रोट, इस तरह इनलेट हो गया D1 और थ्रोट का डाया क्या हो गया D2 जो कि 15 सेंटीमीटर। इसके अलावा मुझे गिवन क्या है, हमने मेजर क्या करना है, फ्लो ऑफ वाटर, मतलब डिस्चार्ज निकालना है। द रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड टू थ्रोट एंड इनलेट इज 20, ये x गिवन है, मैंने बताया था ना x इज रीडिंग ऑफ मैनोमीटर। सो जो रीडिंग ऑफ मैनोमीटर वो जो h इज इक्वल टू x इंटू जी एच डिवाइडेड बाई जी नॉट -1, उसमें जो x की वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है। डिटरमिन द रेट ऑफ फ्लो, मतलब डिस्चार्ज निकालना है। सी डी की वैल्यू कितनी लेनी है 0.98। सिंपल है, सबसे पहले जो फार्मूला है वो पता होना चाहिए, वहीं जो एंड पे भी हमने ड्राइव किया है, ये फार्मूला जो भी हमने ड्राइव किया ये यूज़ होगा, P इज इक्वल टू सी डी। इसने स्मॉल ए यूज़ किया एरिया के लिए, आप स्मॉल कर लो या कैपिटल कर लो, एक ही बात है। ये वो फार्मूला है जो भी हमने ड्राइव किया, ये फार्मूला यूज़ होगा डिस्चार्ज निकालने के लिए। इस फार्मूला में सी डी है, सी डी मुझे क्वेश्चन में गिवन है 0.98, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद A1 निकालूंगा मैं, A1 कैसे निकालूंगा, पाई D1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 करके। D1 मुझे पता है, पुट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास A1 आ जाएगा। A2 कैसे निकालूंगा, पाई D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 करके। D2 मुझे पता है, पुटिंग करूंगा, वैल्यूज पुट करनी है और मेरे पास A2 आ गया। उसके बाद यहाँ पे A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर है, ये भी आगे अंडर रूट 2 GH, जी की वैल्यू पता है 9.81। H कहाँ से निकालना है, H वही फार्मूला, H इज इक्वल टू x into specific gravity of that mercury divided by specific gravity of water, अगर फ्लूइड वाटर है -1, ठीक है। तो x मुझे गिवन है क्वेश्चन में, x 20 गिवन है क्वेश्चन मैनोमीटर की रीडिंग। जी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ में मर्करी बता चुका हूँ कि 13.6 है, 13.6 टाइम्स मर्करी हैवियर होता है वाटर से। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी 13.6 पुट करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 1 लेते हैं, यहाँ से अच्छा आ गया, सारी वैल्यूज आ गई, यहाँ पे आप पुट करोगे आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया वो आएगा, ऑब्वियसली आप सारी यूनिट्स जो है वो सेंटीमीटर में लेके चले हो तो डिस्चार्ज का यूनिट वैसे होता है मीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि आपने कैलकुलेशन सेंटीमीटर में की है तो ये आ जाएगा आंसर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अगर इसको लीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन फैक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली ये जो है यहाँ पे कुछ मुझे मसला लग रहा है, तो इसको आप देख लीजिएगा। लीटर पर सेकंड 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ठीक है। आपने अगर लीटर पर सेकंड में निकालना है तो पहले इसको आपने कन्वर्ट करना है उसमें मीटर क्यूब में, और मीटर क्यूब के बाद ये आपने 1000 आप कर चुके हो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है तो उतने मीटर क्यूब में मल्टीप्लाई कर दोगे उतने लीटर आ जाएंगे, तो आपने आंसर लीटर पर सेकंड में निकाल लेना। सब कुछ सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में गिवन है, तो ये मैं आपको बता दिया कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर,
ये था जी वेंचुरी मीटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल। आई होप कि उसमें मसला नहीं होगा। ये तीन न्यूमेरिकल्स और भी हैं असाइनमेंट के प्रॉब्लम। ये तीन न्यूमेरिकल आपके असाइनमेंट्स के प्रॉब्लम है। ये जो है ये बेसिकली मैंने चेंज कर दिया, तो ये आंसर तो आपके नहीं है, यूज होने है। ये न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना है। सेकंड आपकी जो एप्लीकेशन है बर्नौली इक्वेशन की, सेकंड एप्लीकेशन वो है ऑरिफिस मीटर। ठीक है, इट इज आल्सो यूज्ड टू मेजर डिस्चार्ज। ऑरिफिस मीटर एंड वेंचुरी मीटर बोथ आर यूज्ड टू मेजर डिस्चार्ज, फ्लो रेट और डिस्चार्ज। ठीक है, थ्रू अ पाइप। इट इज आल्सो यूज्ड टू मेजर डिस्चार्ज थ्रू अ पाइप, ओपन चैनल नहीं। ऑरिफिस मीटर एंड वेंचुरी मीटर दे बोथ आर यूज्ड टू मेजर डिस्चार्ज, ठीक है, इन अ पाइप। अच्छा खैर, डिफरेंस हम बाद में देखते हैं कि फिर फ़र्क क्या हुआ, दोनों ही डिस्चार्ज मेजर कर रहे हैं, तो अच्छा कौन सा, इनमें डिफरेंस क्या है। अब ऑरिफिस मीटर जो है इसकी हम बात करते हैं। ये जो है ना, दो प्लेट्स आपको नजर आ रही है, दिस वन एंड दिस वन, इसको हम कहते हैं ऑरिफिस प्लेट। ठीक है, दिस इज ऑरिफिस प्लेट। ठीक है, ये प्लेट है ऑरिफिस, और ये जो प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये प्लेट यूं है। ठीक है, यूं करके ये ऑरिफिस मीटर, ये क्योंकि इसका फ्रंट व्यू दिखाया गया है तो इसलिए आपको वो नज़र नहीं आ रहा। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका सर्कुलर है। अच्छा, अब जो ऑरिफिस प्लेट है का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ये है, दिस वन, ये जो एरो शो कर रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑरिफिस। जो ऑरिफिस है, ओपनिंग को कहते हैं, ऑरिफिस इज एन ओपनिंग। ठीक है, तो ये इसको मैं कह देता हूँ ए नॉट है, लेट्स सपोज, ये आगे कैलकुलेशन में यूज होगा इसलिए इसको मैं कह देता हूँ ए नॉट, याद रखना। दिस दिस द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑरिफिस इज ए नॉट। वो कौन सा क्रॉस सेक्शनल एरिया, कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज ए नॉट, ए नॉट। अच्छा, अब यहाँ पे भी हम दो सेक्शन एज्यूम करेंगे। सेक्शन वन इज द इनलेट ऑफ ऑरिफिस, दिस इज द इनलेट ऑफ ऑरिफिस। ठीक है, एंड सेक्शन टू इज द सेक्शन ऑफ, सॉरी, ये इनलेट ऑफ ऑरिफिस, ये जहां से ये एंटर हो रहा है। ठीक है, ये सेक्शन हो गया इनलेट ऑफ ऑरिफिस, ये ठीक है, जहां से एंटर हो रहा है ऑरिफिस में लिक्विड। सेकंड सेक्शन है, सेक्शन टू इज द सेक्शन ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक है, दिस इज दिस दिस सेक्शन, ये। अब वीना कॉन्ट्रैक्टा बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्योंकि यहाँ पे जरूरी है बताना। जो वीना कॉन्ट्रैक्टा होता है वो पॉइंट होता है फ्लूइड स्ट्रीम में जहाँ पे स्ट्रीम का डाया लीस्ट होता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मिनिमम होता है और फ्लूइड वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अब यहाँ पे ये देखो, ये स्ट्रीम लाइंस है, ये वो पोर्शन है जहाँ पे आपका जो डाया है स्ट्रीम का वो मिनिमम है। यहाँ पे डाया देखो ये, यहाँ पे डाया ये, तो ये वो पोर्शन है जहाँ पे डाया ऑफ स्ट्रीम मिनिमम है। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा वीना कॉन्ट्रैक्टा को आगे, इसलिए अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बताना जरूरी है कैलकुलेशन करते हुए। सो ऑरिफिस मीटर के केस में वीना कॉन्ट्रैक्टा बनता है। ठीक है, इस केस में वीना कॉन्ट्रैक्टा फिनोमेना होता है। वो क्या होता है वो देखेंगे। अभी इतना पता होना चाहिए, वीना कॉन्ट्रैक्टा वो पॉइंट होता है फ्लूइड स्ट्रीम में जहाँ पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम, ऑब्वियसली जब क्रॉस सेक्शनल एरिया मिनिमम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि डाया जो स्ट्रीम है वो मिनिमम होता है, लीस्ट होता है, सबसे कम होता है। तो आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा कि जो डाया ऑफ स्ट्रीम है यहाँ पे सबसे लीस्ट है। ठीक है, ये जो डाया है ना, ये स्ट्रीम का डाया यहाँ पे सबसे कम है। ठीक है, और यहाँ पे फिर एक्सपेंड कर गया वाटर। तो हमने यहाँ पे दो सेक्शन लेने हैं, एक ये वाला सेक्शन, ये वीना कॉन्ट्रैक्टा पे, दिस वन, इसको कहते हैं वीना कॉन्ट्रैक्टा। अ पॉइंट इन अ फ्लूइड स्ट्रीम वेयर डायमीटर ऑफ स्ट्रीम इज लीस्ट मींस द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज मिनिमम एंड वेयर द वेलोसिटी इज मैक्सिमम। ठीक है, तो जो एरिया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा है वो ये हो गया, दिस वन। इसको मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा को A2। मैं कहता हूँ A2 is area of vena contracta and this is area of orifice A0 is area of orifice। ठीक है, दो सेक्शन लिए, एक इनलेट ऑफ ऑरिफिस दिस वन, एक दिस वीना कॉन्ट्रैक्टा, दिस इज सेक्शन वन, दिस इज सेक्शन, जिसका उसमें इनलेट और थ्रोट सेक्शन लिया था, इसमें इनलेट ऑफ ऑरिफिस एंड
वीना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है, वीना कॉन्ट्रैक्टा एक सेक्शन ले ली। आगे चलते हैं, याद रखनी है, इसमें जो कोफिशिएंट यूज होता है उसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? सी सी से, इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, अभी सिर्फ बता रहा हूँ, आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा। इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ जेट एट वीना कॉन्ट्रैक्टा। तो एरिया ऑफ जेट एट वीना कॉन्ट्रैक्टा क्या हमने अज्यूम किया था? A2, इसको मैंने अज्यूम किया था A2 and divided by A0. It is the ratio of area of jet at vena contracta and area of orifice. यानी वीना कॉन्ट्रैक्टा पे जो जेट का एरिया है उसको अगर मैं ऑरिफिस के एरिया से डिवाइड करा दूंगा तो वो होता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल रेशियो है, यूनिटलेस है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यूनिटलेस इसलिए क्योंकि रेशियो है सेम पैरामीटर्स की। सो A2 डिवाइडेड बाय A0 इज कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। A2 क्या है? एरिया ऑफ जेट एट वीना कॉन्ट्रैक्टा, दिस वन। एंड A0 क्या है? एरिया ऑफ ऑरिफिस। जब एरिया ऑफ जेट एट वीना कॉन्ट्रैक्टा को डिवाइड करवाते हैं एरिया ऑफ ऑरिफिस से तो उसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। एक ये चीज याद रखनी है। अब आते हैं हम कैलकुलेशन। A2 डिवाइड बाय A0, ये A2 लिया था मैंने, A0 ये लिया था, ये याद रखने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे भी क्योंकि बर्नौली इक्वेशन की सेकंड एप्लीकेशन है, यहाँ पे भी हम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे दो सेक्शंस के दरमियान। कौन कौन सा सेक्शन लिया था? एक वीना कॉन्ट्रैक्टा और एक इनलेट ऑफ ऑरिफिस। दो सेक्शन लिए थे ना, एक इनलेट ऑफ ऑरिफिस पे और एक वीना कॉन्ट्रैक्टा। सो वही बर्नौली इक्वेशन क्या थी जी? P1, यानी कि P1 क्या था? वो इनलेट ऑफ ऑरिफिस, तो रो जी प्लस B1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G प्लस G1, इट इज इक्वल टू P2 divided by rho g plus v2 square divided by 2g plus z, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर दोनों सेक्शन पे। ये है वीना कॉन्ट्रैक्टा वाला सेक्शन एंड दिस सेक्शन इज ऑरिफिस। दिस इज सेक्शन 1, दिस इज सेक्शन। अब सबसे पहले मैंने ये किया, P1 ये जो फैक्टर है ना इसको एक साइड पे रहने दिया, ये वाला और ये वाला, यानी P1 डिवाइडेड बाय रो जी प्लस Z1, इसको अलग कर लिया, ठीक है। सेम यही फैक्टर जो है इसको उठा के दूसरी साइड पे ले आया, यानी माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो जी प्लस Z, ठीक है। इट इज इक्वल टू, अब ये ऑब्वियसली उधर चला जाएगा उस साइड पे, V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये बात, ठीक है। मैंने वो अलग कर दिया और उसको दूसरी साइड पे ले लिया। दिस इज पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस। ये क्या है? पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस इसको कहते हैं। जिसका P1 बाय रो जी माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो जी लास्ट टाइम किया था वो था प्रेशर हेड डिफरेंस। दिस इज पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस। पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस क्या होता है? याद रखना, टोटल हेड जो होता है वो किसके इक्वल होता है? टोटल हेड इज इक्वल टू प्रेशर हेड पर यूनिट वेट लो, पर यूनिट मास लो, पर यूनिट वॉल्यूम लो, जैसे आप मर्जी ले लो। एलिवेशन हेड प्लस मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ले लो, वेट ले लो, वॉल्यूम ले लो, तो मैंने जो है ना पर यूनिट वेट ली है P1 बाई, तो ये हेड है बेसिकली। तो प्रेशर हेड प्लस एलिवेशन हेड, बेसिकली यहाँ पे मुझे ये 1 1 नहीं लिखना चाहिए, डिवाइडेड बाय रो जी प्लस V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G प्लस Z, ठीक है। तो टोटल हेड किसके इक्वल होता है? प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड यानी किनेटिक हेड, या फिर एलिवेशन हेड या डेटम हेड के इक्वल। अब ये होता है टोटल हेड। पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है? इट इज एडिशन ऑफ प्रेशर हेड एंड एलिवेशन हेड। अगर वेलोसिटी हेड में निकाल दूं इस टोटल हेड में से, मेरे पास जो पीछे बचेगा उसको हम कहेंगे पीजोमेट्रिक हेड। अब ये पीजोमेट्रिक हेड बनेगा।
ठीक। सो पीजोमेट्रिक हेड इज इक्वल टू प्रेशर हेड प्लस एलिवेशन हेड या फिर डेटम हेड। ठीक है, ये याद रखना कि जो पीजोमेट्रिक हेड है इज सम ऑफ प्रेशर हेड एंड एलिवेशन हेड, और टोटल हेड में वेलोसिटी हेड भी आता है। दिस इज पीजोमेट्रिक हेड। तो ये जो मैंने अलग किया ये बेसिकली पीजोमेट्रिक हेड अलग किया। सो अब मैं इसको कह सकता हूँ कि ये जो मेरे पास डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये किसका डिफरेंस है? ये पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस है। ठीक है, दिस इज पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस। इसको मैं क्या कहूँगा? पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस। ये पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस है, और पीजोमेट्रिक जो हेड डिफरेंस है उसको मैं कहता हूँ एच। जिससे प्रेशर हेड को एच कहा था, इसको भी मैं क्या कहता हूँ? एच। सो पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस को मैं रिप्लेस कर देता हूँ एच के साथ। पूरी चीज को मैं रिप्लेस करता हूँ एच के साथ। ठीक है, जब मैंने इसको एच के साथ रिप्लेस किया तो मेरे पास फाइनल क्या बन गया? एच इज इक्वल टू दिस। ठीक है, एच इज इक्वल टू दिस वन। सबको मैंने रिमूव किया। एच इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये h क्या है? दिस इज पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस, जो भी मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहाँ से वेलोसिटी v1 या v2 अलग कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें भी डिस्चार्ज निकालना है, तो डिस्चार्ज के लिए वेलोसिटी चाहिए होगी। हेड तो मैं निकाल सकता हूँ ना उसी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने v2 लेट्स बोल में अलग कर लेता हूँ। v2 स्क्वायर ये उधर चला जाएगा 2gh, और ये माइनस हो रहा है यहाँ पे, उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस v1 स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास ये मैंने v2 स्क्वायर एक साइड पे रहने दिया, बाकी चीज़ें उधर ले गया, तो मेरे पास ये बच गया v2 स्क्वायर 2gh प्लस v1 स्क्वायर। अब यहाँ पे भी मैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन मेरे पास क्या है? a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। ठीक है, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। सो v1 किसके इक्वल आ गया? a2 v2 डिवाइडेड बाय v1। ये क्या कर दिया? a1 के। ठीक है, a2 v2 डिवाइडेड बाय a1। अब मैंने ये किया, इस इक्वेशन में देखो एक चीज आ रही है a2, यहाँ से आप थोड़ा सा समझ लो। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, ये a2 आ रहा है। अब देखो एक चीज मैंने अभी लिखी थी, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाय a0। पीछे जब रिवाइंड करोगे ना, देखो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन था वो किसके इक्वल था? वो इक्वल था cc इज इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाय a0। अब यहाँ से a2 की वैल्यू निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है जी। a2 यहाँ पे हो, a0 उधर मल्टीप्लाई हो जाए, तो क्या बन गया? ये उधर मल्टीप्लाई हुआ, तो a2 इज इक्वल टू a0 मल्टीप्लाई cc। ठीक है, सो a2 की जगह यहाँ पे मैं ये पुट कर देता हूँ a0 इंटू सी सी। मैंने जब a0 इंटू सी सी यहाँ पुट किया तो मेरे पास क्या बन गया? v1 इज इक्वल टू a0 सी सी इंटू v2 डिवाइडेड बाय a1। ठीक है, सो फाइनलाइज फॉर्म इसकी क्या आ गई? v1 की, मेरे पास जो v1 आया तो v1 हो गया a0 सी सी मल्टीप्लाई v2 डिवाइडेड बाय a1। ठीक है, ये मैंने ऊपर लिख दिया। सिर्फ मैंने क्या किया, वो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगा के वहाँ पे a2 की जगह रिप्लेस कर दिया a0 इंटू सी सी। सो v1 मेरा इसके इक्वल आ गया। अब मेरी ये इक्वेशन थी जहाँ पे मैंने अपना काम अभी रोका था। अब ये जो v1 है ना, ये जो v1 आया वो इस इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा जी? ये v2 स्क्वायर, ये चीज़ आ रही है v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh प्लस v1 स्क्वायर की जगह क्या पुट किया? ये किसके इक्वल है?
ये इक्वल है ए नॉट सी सी मल्टीप्लाई V2 डिवाइडेड बाय A1 का होल स्क्वायर, क्योंकि V2 का स्क्वायर। सिंपल मैंने ये किया, इस V1 में ये पुट कर दिया। अब इसको मैं आगे फर्दर एक्सटेंड करने लगा हूँ इस इक्वेशन, ये मिटा दूँ। अब ये जो चीज़ है ये इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। अब सिंप्लीफाई करते जाओ इसको, क्या बना 2GH प्लस ये ए नॉट बाय A1 को मैं अलग ऐसे करके लिख सकता हूँ, ए नॉट डिवाइडेड बाय, मुझे मैथ्स इजाज़त देती है इस चीज़, ठीक है। सी सी स्क्वायर अलग हो गया, V2 स्क्वायर अलग हो गया, ठीक है। इसको मैंने अलग करके, अच्छा अब क्या किया जाए, अब जो है कुछ भी ना किया जाए, यहाँ पे देखो V2 है, यहाँ पे भी V2 है, तो ये सारी चीज़ इस साइड पे ले आया, V2 स्क्वायर माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाय A1 का होल स्क्वायर सी सी स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है। और क्या बच गया जब 2GH, ठीक हो गया। सिंपल मैंने ये किया, इस चीज़ को मैं इधर ले आया। अब V2 स्क्वायर कॉमन आ सकता है, यहाँ पे V2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर इंटू सी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब ये V2 इधर ही रहने दो, ये चीज़ उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, 2GH डिवाइडेड बाय दिस पर, तो मैं ऊपर ही यहाँ पे कर रहा हूँ। क्या किया मैंने, V2 स्क्वायर उधर ही रहने दिया, क्या हो गया 2GH डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाय A1 का होल स्क्वायर इंटू सी सी का स्क्वायर। ये चीज़ में उधर जाके ये वाली चीज़ मैंने डिवाइड करा दी, ठीक है। मेरे पास V2 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2GH डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए नॉट। अब V2 निकालना है तो दोनों साइड पे अंडर रूट अप्लाई कर देता हूँ, ये कट गया, V2 बच गया, ऊपर अंडर रूट 2GH रह गया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाय A1 का स्क्वायर इंटू सी सी स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ अंडर रूट अलग अलग कर दिया जी V2। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और दोबारा की जा सकती है, यहाँ पे A2 गायब भी हो गया, ठीक है, सही, ठीक है। मेरा V2 जो है वो इसके इक्वल आ गया, ठीक है। अब मुझे पता है Q किसके इक्वल होता है, क्योंकि V2 की फॉर्म में लिखा है, तो Q इज इक्वल टू A2V, सो Q इज इक्वल टू A2 इंटू V2, ये वाली पूरी चीज़ लिख दो, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2GH डिवाइडेड बाय, वही वो जो डिनोमिनेटर में था, 1 माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाय A1 का होल स्क्वायर इंटू सी सी स्क्वायर।
अब जो A2 आया यहाँ पे, मुझे पता है वो CC किसके इक्वल था, A2 डिवाइडेड बाई A0 के, अभी बताया था कोफिशिएंट एट एरिया एट बिना कॉन्ट्रैक्ट जेट का डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑरिफिस। सो A2 किसके इक्वल हो जाएगा, CC मल्टीप्लाई A0 के। तो यहाँ A2 की जगह मैंने पुट कर दिया A0 मल्टीप्लाई बाय CC, ठीक है, A0 मल्टीप्लाई बाय CC, ये पुट कर। ये आ गई जी इक्वेशन मेरे पास फाइनल, Q is equal to CC A0 multiply under root 2GH divided by under root 1 minus A0 divided by A1 square into CC square। ये इक्वेशन है डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए फ्रॉम ऑरिफिस मीटर। पहले जो डिस्चार्ज की इक्वेशन निकाली थी वो थी फ्रॉम वेंचुरी मीटर। इसको और भी सिंपलर टर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इससे करना हो इससे कर लो, और सिंपलर टर्म में कैसे लिख सकते हैं जी, वो देखो। ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन है, इसको मैं इधर साइड पे लिखता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को मैं इधर साइड पे लिखता हूँ टॉप पे। क्या आई थी, Q इज इक्वल टू CC A0 अंडर रूट 2GH डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस A0 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर इंटू CC स्क्वायर। ये क्वेश्चन थी। अब और सिंपलर टर्म में करने के लिए एक हम वैल्यू एज्यूम करते हैं, अजम्पशन करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि CC जो है वो किसके इक्वल है, CD, ये एज्यूम कर रहा हूँ मैं वैल्यू 1 माइनस A0 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर इंटू CC स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस A0 डिवाइडेड बाय A1 का स्क्वायर। ठीक है, ये मैं वैल्यू क्या करूं, एज्यूम कर। ये जो मैंने वैल्यू एज्यूम की CC की, ये वैल्यू एज्यूम की, इस CC की वैल्यू को मैं इस ओरिजिनल डिस्चार्ज में जो CC है उससे रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। इस CC की जगह में ये जो वैल्यू मैंने एज्यूम की वो पुट करता हूँ, इस CC की जगह मैं ये वैल्यू पुट करने लगा हूँ। ध्यान करना, इस CC की जगह देखो मैंने लिखा Q इज इक्वल टू, उस CC की जगह मैं वही वो नीचे वाली वैल्यू रिप्लेस करने लगा, CD अंडर रूट 1 माइनस A0 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर इंटू CC स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस A0 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बकाया फैक्टर जो है ये वाला फैक्टर, CC की जगह तो ये लिख दिया, इसकी जगह अब ये बकाया फैक्टर इधर आ जाएगा, ठीक है। वो क्या था, A0 अंडर रूट 2GH डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस A0 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर इंटू CC स्क्वायर। अब यहाँ पे गौर करो कि ये फैक्टर सेम है, ये दिस फैक्टर और दिस फैक्टर ये आपस में कैंसिल आउट होगा, ठीक है। ये जब कैंसिल आउट हुए तो मेरे पास क्या बचा, इसको मैं निकाल लेता हूँ, ये पूरा फैक्टर सेम थे और ये फैक्टर तो मेरे पास जो इक्वेशन बची इसको मैं उठा के इधर लिखने लगा, ये A0 अंडर रूट 2GH, ठीक है, ये मेरे पास बच गया, ठीक है। तो ये नीचे आप एलसीएम ले लो, मतलब इसकी जगह आप
ए वन स्क्वेयर एलसीएम लो तो ऊपर आ जाएगा ए वन स्क्वेयर माइनस ए नॉट स्क्वेयर डिवाइड बाई ए वन स्क्वेयर, यानी इसकी जगह में ये इस तरह लिख देंगे ए वन स्क्वेयर माइनस ए नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए वन स्क्वेयर। ठीक है, अब ये ए वन स्क्वेयर जो है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये जो चीज़ है अंडर रूट में ना ये ऊपर चली जाएगी, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये तो ये मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए वन स्क्वेयर, तो ये कट गया जब ऊपर गया, मतलब स्क्वायर रूट और अंडर रूट और स्क्वायर का कट गया आपस में, तो ये बच गया मेरे पास। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, वहां तक जो की थी वो भी, और ये सिंप्लीफाइड है और सिंप्लीफाई कर दे तो Q इज इक्वल टू सी डी इंटू, ये सी डी बेसिकली जो लिखा मैंने, ये बेसिकली ये सी डी अभी बेशक कंफ्यूज हो रहे हो तो यूं लिख लो ये, तो ये कौन सा डिस्चार्ज है, थ्योरेटिकल। एक्चुअल निकालना है तो क्या करोगे, सिंपल क्या करोगे, एक्चुअल सी डी मल्टीप्लाई कर दोगे। सो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज में सी डी नहीं होगा, एक्चुअल जब निकालोगे सी डी मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दिस इज द फाइनल फॉर्म नाउ, सिंप्लीफाइड फॉर्म। Q actual is equal to CD under root 2GH मल्टीप्लाई A1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A नॉट स्क्वायर। जो CD जो इंट्रोड्यूस करवाया ना पीछे, वो बताना उस वक्त मैं भूल गया, वो एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए था। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो इंट्रोड्यूस करा वो एक्चुअल के लिए था, थ्योरेटिकल के लिए करोगे तो CD नहीं, फिर जब एंड पे एक्चुअल लाओगे तो CD मल्टीप्लाई करा दोगे। सो दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला टू फाइंड आउट डिस्चार्ज थ्रू ऑरिफिस मीटर। अच्छा जी, अब इम्पोर्टेंट बात, what is the difference between this Venturi meter and orifice meter? अच्छा जी, orifice meter जो है वो it is generally used for measuring the flow rate of liquid, याद रखना ये लिक्विड का फ्लो रेट मेजर करने के यूज होता है, लेकिन जो वेंचुरी मीटर है वो यूज होता है फ्लो रेट लिक्विड का भी और गैसेस विद लो प्रेशर वेरिएशन, गैसेस का भी फाइंड करता है जिसकी प्रेशर वेरिएशन कम हो। सेकेंडली जो वेंचुरी मीटर है वो ज़रा कॉस्टलियर मेथड है, कॉस्टली है, ठीक है, लेकिन ऑरिफिस मीटर जो है वो चीपर मेथड है, इकोनॉमिकल है फ्लो रेट मेजर करने के लिए। सो वेंचुरी मीटर ज़रा कॉस्टली है और ऑरिफिस मीटर चीपर मेथड। इसके अलावा जो वेंचुरी मीटर है इट रिक्वायर्स लार्ज स्पेस, जगह उसके लिए ज़्यादा चाहिए, लेकिन ऑरिफिस मीटर के लिए स्मॉलर स्पेस चाहिए। और जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वेंचुरी मीटर का वो हायर होता है देन कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इन ऑरिफिस मीटर। ये चीज़ याद रखना, जो सी डी की वैल्यू वेंचुरी मीटर में यूज़ होती है वो ज़्यादा होती है जो सी डी की वैल्यू ऑरिफिस मीटर में यूज़ की जाती है ऑरिफिस मीटर में उससे, क्योंकि जो वेंचुरी मीटर है उसमें लॉसेस कम होते हैं, ठीक है, दैट्स वाई वेंचुरी मीटर में लॉसेस आर लेस एंड जो ऑरिफिस मीटर है उसमें जो लॉसेस होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन और अदर लॉसेस वो हाई होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं ऑरिफिस मीटर में, क्योंकि उसमें कन्वर्ज सॉरी जो आपका ऑरिफिस मीटर है उसमें लॉसेस क्यों कम होते हैं, क्या बता रहा था मैं ये बता रहा था कि जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो हायर होता है देन कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इन ऑरिफिस मीटर वेंचुरी मीटर का। वेंचुरी मीटर में लॉसेस लेस होते हैं बिकॉज, ठीक है, उसमें लॉसेस कम होते हैं वेंचुरी मीटर में, इस वजह से उसका जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो हायर होता है। ज़्यादा लॉसेस कम है तभी वो सी डी की वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन सी डी की वैल्यू इसमें कम होती है ऑरिफिस मीटर में बिकॉज वहाँ पे लॉसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये दोनों का डिफरेंस था। एक न्यूमेरिकल है रिलेटेड टू ऑरिफिस मीटर, न्यूमेरिकल क्या कहता है,
ये फॉलोइंग डेटा जो गिवन है, डाया गिवन है 240 मिलीमीटर, पाइप का डाया ऑफ ऑरिफिस गिवन है, ठीक है। वो पाइप जो है उसका डाया 240 और ऑरिफिस जो है उसका डाया 120 मिलीमीटर, ठीक है। D1 इज डाया ऑफ पाइप, D0 इज डाया ऑफ ऑरिफिस, और जो D2 होगा वो डाया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा हो सकता है। अच्छा, पाइप का डाया 240 गिवन है, डाया ऑफ ऑरिफिस गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो ऑयल की है वो कितनी गिवन है, 0.88। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि डाया ऑफ पाइप है वो 240 मिलीमीटर है और डाया ऑफ ऑरिफिस जो है वो 120 मिलीमीटर है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल की गिवन है और एक्स की वैल्यू गिवन है 400। एक्स क्या था, वो डिफरेंशियल मैनोमीटर की रीडिंग थी। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज गिवन है आपको 0.65, ठीक है। वो 0.9 तक था उसमें मैच्योरीमीटर में, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कम होता है। तो फाइंड क्या करना है भाई, डिस्चार्ज फाइंड करना है। तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसका जो फॉर्मूला है वो ये ऑरिफिस मीटर का जो भी हमने ड्राइव किया डिस्चार्ज निकालने का, उसमें सी डी मुझे गिवन है जो क्वेश्चन है उसमें। इसके अलावा जी की वैल्यू मुझे पता है 9.81, एच उसी फार्मूले से मैं निकालूंगा, एक्स इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हेवी लिक्विड डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड -1। और जो आपकी डिफरेंशियल मैनोमीटर है उसकी रीडिंग वो भी एक्स की वैल्यू भी गिवन है, यहाँ से एच आ जाएगा, एच आया यहाँ पे पुट किया, A1 आएगा पाई D1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 करके, A2 आएगा पाई D2, A0 आएगा पाई D0 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 करके, ठीक है। तो सिंपल आपने इसमें पुट किया, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा डिस्चार्ज का। सिंपल वही फार्मूला जो है वो जो अभी ड्राइव किया है वो यूज़ करना है इसमें, और कोई इसमें साइंस नहीं। सेक्शन उसने दो ऑलरेडी हमें खुद ही बता दिए हैं, एक पाइप और एक ऑरिफिस, ठीक है। तो इन दो को कंसीडर करना है और फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो जो फार्मूला है वो ये यूज़ करोगे, जो अभी मैंने किया था फार्मूला अभी ड्राइव करवाया, वो फार्मूला आपको इस बस क्वेश्चन में पता होना चाहिए, बाकी तो सिंपल है और कुछ भी नहीं है। तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, फार्मूला सिंपल है, वो यूज़ करना है और उससे निकल आएगा, ठीक है। और ये भी आपको असाइनमेंट का प्रॉब्लम है और किस मीटर से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।